हेलो फ्रेंड्स, आज साइकोलॉजी की पाठशाला में हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे साहब साइकोलॉजी की पाठशाला है और आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही है कि आज साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। आज जितने भी एकेडमिशियंस हैं या जितने भी लोग हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं, उन पीएचडी करने वाले बच्चों से आज बात करने की इच्छा है, क्योंकि उनको यह पता होना चाहिए कि पीएचडी के क्या नए नियम आ गए हैं। पीएचडी के लिए हमें रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा, पीएचडी के लिए हमें सेमिनार में पेपर प्रेजेंट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हमें कितने साल में पीएचडी पूरी करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में जो पीएचडी करने वाले हैं, जो पीएचडी करने की सोच रहे हैं, जो इस साल से, पहले के जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो इस साल से, अभी से, मतलब कि अभी इस जुलाई के बाद से जो पीएचडी एडमिशन आप लेने वाले हैं, वो लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि अभी यूजीसी का एक नया रेगुलेशन आ गया है और वो रेगुलेशन है पीएचडी एडमिशन को लेकर, और उसका पूरा नाम है यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी रेगुलेशन 2022। पीएचडी एडमिशन के लिए सबसे बड़ा जो रिवॉल्यूशन आया था वो आया था 2009 में, जब कोर्स वर्क की बात की गई थी। फिर उसके बाद 2016 में एक नया रिवीजन आया, 2018 में भी एक रिवीजन आएगा, मतलब रिवीजन चलते गए। लेकिन अभी आज से लगभग 10 दिन पहले एक नया रेगुलेशन आया जिसको हम कह सकते हैं पीएचडी रेगुलेशन 2022। तो पीएचडी रेगुलेशन 2022 में क्या क्या नई चीजें हैं, कैसे आप पीएचडी कर सकते हैं, हर एक बात पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी एडमिशन की। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। पहले वाली जो योग्यता थी वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है कि आप बीए, बीएससी या आप कहें कि ग्रेजुएशन आपने 3 साल की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 3+2, 3 मतलब ग्रेजुएशन, 2 मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 55% लाना बड़ा जरूरी है। अगर आप 54 पॉइंट समथिंग भी लाए तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको 55% लाना है पीजी में। एक दूसरी बात, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होने वाली है, कहीं पर लागू हो गई है, कुछ चीजें लागू हो गई हैं, मतलब कि मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजें लागू हो गई हैं और उसको ध्यान में रखते हुए ये पीएचडी रेगुलेशन 2022 बनाया गया है। तो अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखी होगी, उसमें 4 ईयर ग्रेजुएशन की बात भी की गई है। तो यहां भी उसको ध्यान में रखा गया है कि आप 4 साल की अगर ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब कि 8 सेमेस्टर, 4 साल की ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसके बाद आप 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करें, तब भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। क्राइटेरिया बिल्कुल वही होगा कि 55% आपके आने चाहिए, किसमें, पीजी में, मतलब 1 साल के एमए में कहें या 1 साल की एमएससी में कहें, या उधर अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो 2 साल की एमए, एमएससी जिसको आप पीजी कहते हैं, उसके बाद 55% लाना बड़ा जरूरी है। उस 55% आने के बाद ही आप पीएचडी में एडमिशन के लिए लायक हो पाएंगे, आप योग्य हो पाएंगे। एक नई बात और भी कही गई है, नई बात और भी यह कही गई है कि अगर किसी ने 4 ईयर ग्रेजुएशन की है और 4 ईयर ग्रेजुएशन के बाद भी वो पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। ध्यान रखिएगा, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 4 ईयर जो ग्रेजुएशन है उसमें एग्रीगेट आपका 75% आया है, पूरे के पूरे 4 साल का जो एग्रीगेट है वो अगर 75% आया है, तो भी आप पीएचडी में डायरेक्ट बैचलर के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक चीज और जोड़ लें कि जो 5% का रिलैक्सेशन पहले मिलता था वो अभी भी मिल रहा है। किन किन को मिल रहा है, आप एससी कैंडिडेट हैं, एसटी, ओबीसी, डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हैं, या इकोनॉमिकली वीकर अगर आप
सेक्शन में आते हैं, जिसको हम EWS कहते हैं, इन कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन, मतलब कि अगर 55% थे तो आप 50% पर आपका एडमिशन हो सकता है, और 75% जो मैंने बात की कि 4 ईयर ग्रेजुएशन में 75% जो एग्रीगेट की बात की थी उसमें आप 5% कम कर दें तो 70% में भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, यदि आप SC, ST, OBC या डिफरेंटली एबल्ड और EWS कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि मैंने अभी आपको बात की, अगर आपने एमफिल भी किया है, एमफिल आपने, क्योंकि अभी एमफिल बंद हो गई है, अभी यूजीसी ने एमफिल के लिए मना कर दिया है, अब कोई भी यूनिवर्सिटी एमफिल नहीं करवाएगी। अगर आपने एमफिल किया हुआ है और एमफिल में 55% आपके आए, बार बार घूम फिर कर एक ही बात आ रही है, 55% अब अगर आपके हैं तो आप पीएचडी में एडमिशन आप ले सकते हैं। तो ये बात हो गई कि आप कब एलिजिबल होंगे, इसकी बात हो गई। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। पहले ये बातें सुनने को मिल रही थी कि साहब यूजीसी ने 2 साल की पीएचडी कर दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2016 के रेगुलेशन में या 2018 में जो भी चेंजेस हुए उसमें भी और आज भी मिनिमम 3 साल की पीएचडी है। 3 साल से पहले आप पीएचडी सबमिट नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते, आपका वाइवा नहीं हो सकता है। 3 साल मिनिमम ड्यूरेशन है, और 3 साल में यह बात कही गई है कि जो कोर्स वर्क है वो इन 3 सालों के अंदर आ गया। तो आप 6 महीने का कोर्स वर्क मान लें और 2.5 साल की पीएचडी मान के चलते हैं, क्योंकि जनरली 6 मंथ ही कोर्स वर्क होता है, कहीं कहीं पर 1 साल भी कोर्स वर्क करवाया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 1 साल का कोर्स वर्क भी करवाती हैं, लेकिन वहां पर हो सकता है उस यूनिवर्सिटी अपने कुछ और नियम कुछ बनाए, क्योंकि ये जो यूजीसी रेगुलेशन क्या होता है, एक आधार है। इस आधार को, इसको बेस बनाकर यूनिवर्सिटी या हायर जो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने कुछ नियम बना सकते हैं, लेकिन इसको बेस बनाकर उनको अपने नियम बनाने पड़ेंगे। तो मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल, मैक्सिमम ड्यूरेशन है 6 साल। 6 साल से अधिक आपको पीएचडी करने को नहीं मिलेगी, लेकिन 6 साल के बाद भी 2 साल का री रजिस्ट्रेशन करके आपको एक्सटेंशन दिया जा सकता है 2 साल का, मतलब कि एडिशनल आपको 2 साल दे दिए तो टोटल आपके हो गए 8 साल। लेकिन हर किसी को नहीं दिया जाएगा कि आप 8 साल तक पीएचडी करते रहें। ये यूनिवर्सिटी पर, डिपार्टमेंट पर डिपेंड करेगा कि वो उसकी प्रोग्रेस देखी जाएगी, उसने क्या काम किया है, तब वो एक्सटेंशन दे सकता है 2 साल का री रजिस्ट्रेशन के साथ। ये हो गए 8 साल, लेकिन 2 साल और दिए जा सकते हैं किसको, जो फीमेल हैं और दूसरे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन है और उनकी डिसेबिलिटी, जो डिसेबल्ड हैं उनकी डिसेबिलिटी 40% से अधिक होनी चाहिए, तब 2 साल और दिए जा सकते हैं। तो टोटल कहां तक पीएचडी हो सकती है, 10 साल तक। लेकिन सबके लिए 10 साल तक नहीं है, सबके लिए मैक्सिमम 6 साल। थोड़ा और रिलैक्सेशन दिया जाए तो 2 साल और 8 साल। लेकिन जो फीमेल हैं और जो डिसेबल्ड हैं उनको 10 साल तक पीएचडी करने का टाइम मिल सकता है, लेकिन 10 साल के बाद आप बिल्कुल भी पीएचडी नहीं कर पाएंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने 10 साल तक नहीं की तो 10 साल अगर पीएचडी करने में ही लगा दिए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आपको पीएचडी करने में छोड़ देना चाहिए। ओके, ये मेरा विचार है। देखिए, ये सबके लिए नहीं, ये मेरा विचार है कि ऐसा हो सकता है। ओके, क्योंकि पीएचडी करना जरूरी नहीं है, समय से पीएचडी करना जरूरी है। अब आते हैं, ये आपकी ड्यूरेशन की बात हो गई। अब आते हैं प्रोसीजर फॉर एडमिशन। कैसे एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी? तो एडमिशन की प्रक्रिया में यह कहा गया है कि जो लोग नेट हैं, जो यूजीसी CSIR नेट हैं, या जो गेट जिन्होंने किया हुआ है, या जिन्होंने कोई फेलोशिप की ऐसी नेशनल इंटरनेशनल जो एग्जाम्स हैं वो क्रैक की हुई है, उनको यूनिवर्सिटी एग्जेम्प्ट कर सकती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और डायरेक्ट इंटरव्यू के बाद वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू का मतलब, वो इंटरव्यू भी एक तरह की परीक्षा है। इंटरव्यू में आप मेरिट लिस्ट में आएंगे तभी आपका एडमिशन होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि साहब नेट पास कर लिया है, बस इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देने के बाद हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक दूसरा कि ये भी कर सकती है यूनिवर्सिटी की जो नेट, स्लेट या जो और कोई फेलोशिप जिन्होंने ली है उनका भी एंट्रेंस करवा सकती है। ये यूनिवर्सिटी के पास पावर है। ऐसा नहीं है कि वो सब एग्जाम्प्ट किए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी चाहे
तो उनका एग्जाम भी ले सकती है। लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट हैं जो नेट स्लेट या जिन्होंने कोई भी ऐसा गेट की कोई एग्जाम नहीं दी है, तब उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो 50% जो है वो रिसर्च मैथडोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे और 50% आपके कंसर्न सब्जेक्ट, जो आप योग के हैं तो योग के क्वेश्चंस, आप साइकोलॉजी के हैं तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन, या आप जिस सब्जेक्ट के हैं उसके क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। यह बात हो गई एंट्रेंस टेस्ट की। अब एंट्रेंस टेस्ट में आपने एग्जाम दे दी, एग्जाम देने के बाद आप 50% नहीं ला पाए आपकी एग्जाम में, तो आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा 50% लाना एंट्रेंस टेस्ट में बड़ा जरूरी है। लेकिन यहां भी 5% रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। किनको? जो मैंने अभी कहा, जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनमें 5% का रिलैक्सेशन एंट्रेंस टेस्ट पर दिया जा सकता है, या यूनिवर्सिटी के अपने कुछ जो भी नियम हैं उनके आधार पर आपको आगे की तरफ बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 50% आप लाएंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को। और फिर क्या होगा? फिर आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। अब लोग कहते हैं कि साहब हमने एंट्रेंस पास कर लिया है, हमारा एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। यूजीसी ने यह कहा कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के 70%, मतलब कि 70% नहीं, 70% वेटेज रखा जाएगा और इंटरव्यू का 30% वेटेज रखा जाएगा। जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दी है उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। इन दोनों के आधार पर, मतलब कि 70% और 30% को आप मिला दें, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और जितनी भी सीट्स यूनिवर्सिटी के पास है उसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। ऐसा ये जरूरी नहीं है कि आपने पास कर लिया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। नहीं, यूनिवर्सिटी के पास सीट नहीं है तो जो मेरिट में जो लोग आएंगे, जितनी सीट्स अवेलेबल हैं उन सीट्स के आधार पर आपका एडमिशन होगा। अब आगे बात करते हैं प्रोसीजर की। हो गई अब एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द रिसर्च सुपरवाइजर। देखिए, रिसर्च सुपरवाइजर 3 लोग हो सकते हैं जो परमानेंट फैकल्टी मेंबर हैं यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के या उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रोफेसर 8 लोगों को पीएचडी करवा सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर 6 लोगों को पीएचडी करवा सकता है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो 4 लोगों को पीएचडी करवा सकता है। यहां पर एक और थोड़ा सा एक सीमा लगाई हुई है कि 70 साल 70 ईयर्स के बाद आप सुपरवाइजर नहीं बन सकते हैं। ये आपके लिए नहीं है क्योंकि आप तो पीएचडी करने वाले हैं, लेकिन सुपरवाइजर यूजीसी का नियम है कि 70 के बाद आप सुपरवाइजर नहीं हो सकते। लेकिन कहीं कहीं पर यूनिवर्सिटी के पास सुपरवाइजर नहीं है तो वो किसी क्लॉज में लेकर या कहीं ना कहीं एक लर्नड एक कैटेगरी में रखकर उनको वो पीएचडी सुपरवाइजर बना सकती है या को सुपरवाइजर बना सकती है। लेकिन प्रोफेसर 8, एसोसिएट प्रोफेसर 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर 4 लोगों को पीएचडी करवा सकता है। अब आते हैं, लेकिन ये जो सीट्स या रिसर्च सुपरवाइजर की बात है ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है चीजें। अब आते हैं कोर्स वर्क, क्योंकि कोर्स वर्क आपको करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, 3 साल, और 3 साल में इंक्लूडिंग कोर्स वर्क। तो कोर्स वर्क 12 क्रेडिट का होगा। पहले 8 क्रेडिट का भी होता था कोर्स वर्क, लेकिन अभी मिनिमम 12 क्रेडिट्स का आपको कोर्स वर्क करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी 12 क्रेडिट्स का अपना एक सिलेबस बनाएगी और उसके आधार पर आपकी फिर 6 मंथ के बाद आपकी एग्जाम लेगी। उस कोर्स वर्क में आपको पास होना जरूरी है और वो भी 55%, 55% के साथ आप पास होंगे तब आप पीएचडी में आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। ये भी हो सकता है कि आपके 55% नहीं आए तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे, आप आगे पीएचडी के लिए आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये एक कोर्स वर्क की बात है। लेकिन यह भी हो सकता है कि जो क्रेडिट्स हैं, 12 क्रेडिट्स हैं, तो 12 क्रेडिट्स के लिए 8 क्रेडिट मान लेते हैं। 8 क्रेडिट का कोर्स आपको यूनिवर्सिटी ने या कॉलेज ने पढ़ा दिया और 4 क्रेडिट है, तो वो यूजीसी के जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी जो आपकी है, आपका जो इंस्टीट्यूट है, वो उन यूजीसी के ऑनलाइन प्रोग्राम को करवाकर क्रेडिट को गेन करवा सकता है। मतलब कि आपकी क्रेडिट तो 12 ही होगी, लेकिन यूजीसी के ऑनलाइन जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जो स्वयं में भी हैं या और भी हैं, तो वो भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। अपनी क्रेडिट को पूरा करना है और आपकी क्रेडिट कितनी होगी? 12 क्रेडिट्स होंगी। ये हो गई आपकी कोर्स वर्क की बात। अब आते हैं कोर्स वर्क के बाद
प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, ऐसा प्रोग्रेस रिपोर्ट करके कोई कॉलम नहीं है यूजीसी रेगुलेशन 2022 में, लेकिन रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है। और रिसर्च एडवाइजरी कमेटी हर एक यूनिवर्सिटी में होती है और वो ये देखरेख करती है, ये जांच करती है कि आपका मतलब कि जो पीएचडी कर रहा है वो ठीक ढंग से पीएचडी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो अपने प्रोग्रेस को ठीक ढंग से जमा करता है कि नहीं करता है, वो कुछ कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब आपकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड या रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होगी, जो हर एक 6 महीने में, मतलब एवरी सेमेस्टर यू हैव टू प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन बिफोर RAC, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। जब वो सैंक्शन करेगी, वो सेटिस्फाई होगी, तब आप आगे की तरफ रिपोर्ट जमा करेंगे। अगर उसने कह दिया कि साहब इसका काम ठीक नहीं है, तो वहां पर आपका पीएचडी में एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है, बाद में जाकर आपकी पीएचडी रिजेक्ट भी हो सकती है, आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। ये हो गई आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट और रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की बात। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे के पूरे पीएचडी रेगुलेशन 2022 का, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट मेथड। पहले क्या होता था, पहले लोग परेशान होते थे कि साहब 2 रिसर्च पेपर या 1 रिसर्च पेपर पीयर रिव्यू जर्नल और यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में या किसी बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश करवाना है, तब आपकी पीएचडी थीसिस सबमिट होगी। यह भी था कि आपको 2 रिसर्च पेपर या अपने किसी भी रिसर्च पेपर आप कह लें या 2 सेमिनार में, 2 कॉन्फ्रेंसेस में आपको प्रेजेंटेशन देनी होती थी, वहां के सर्टिफिकेट आपको लाने होते थे, वो अपनी पीएचडी में लगाने होते थे। मतलब कि प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन दोनों का कंपल्शन था पहले। लेकिन अभी यूजीसी ने कंपल्शन हटाया किस लिए है, वो ये है कि आप अपनी रिसर्च की क्वालिटी को बढ़ाएं। क्योंकि अभी क्या होता था, जो रिसर्च सुपरवाइजर उनके पेपर पब्लिश नहीं होते थे तो वो पैसे देकर या किसी भी तरीके से अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज करके वो पेपर को पब्लिश करवाते थे, और पेपर पब्लिश करने के बाद अपनी एक जो फॉर्मेलिटी है जो रिसर्च पब्लिकेशन की या प्रेजेंटेशन की, वो पूरी कर लेते थे। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कंपल्शन नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी भी ये रूल बना सकती है कि नहीं साहब, हमारी यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि आपकी पीएचडी थीसिस तभी जमा होगी जब आपका एक रिसर्च पेपर स्कूपस जर्नल, एच इंडेक्स या जो भी बहुत बेहतरीन जर्नल हैं उनमें पब्लिश होगा, तब आप पीएचडी थीसिस अपनी सबमिट कर पाएंगे। लेकिन पब्लिकेशन और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई भी सर्कुलर या कोई भी प्रावधान इस रेगुलेशन 2022 में नहीं है, इसलिए आप थोड़ा निश्चिंत भी हो सकते हैं। लेकिन अब आपको क्वालिटी वर्क करने का टाइम मिल गया, क्योंकि अब आप उसकी झंझट से बच गए कि आप बहुत परेशान होते थे। यस, अब ये होगा कैसे, तो होगा ये कि आपने पीएचडी आप पूरी कर ली, मान लेते हैं आपने पीएचडी पूरी कर ली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी और रिसर्च एडवाइजरी कमेटी या हम कहें कि सारे टीचर्स या रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, मतलब एक ओपन प्रेजेंटेशन होगा और जिसको प्री सबमिशन का नाम दिया जा सकता है। प्री सबमिशन का मतलब है कि आपने पीएचडी थीसिस सबमिट करने के पहले वाली प्रेजेंटेशन, वहां पर आप प्रेजेंटेशन देंगे और उस प्रेजेंटेशन में जो भी कुछ खामियां दिखाई देंगी एक्सपर्ट्स को या स्टूडेंट्स को या रिसर्च स्कॉलर्स को, वो आपको बताएंगे, आप उसको ठीक करेंगे। ठीक करने के बाद फिर आप अपनी थीसिस को सबमिट कर सकते हैं। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक चीज और, प्लेगरिज्म। यहां पर यूनिवर्सिटी के पास, हर यूनिवर्सिटी के पास अपने अपने कुछ सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो उरकुंड हो सकता है, चाहे वो और भी कोई अपना एक सॉफ्टवेयर हो सकता है जो पेड भी होते हैं। और मैं तो अभी ये जो मेरी नॉलेज में है कि जो अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री है या यूजीसी है, उसने सारे के सारे इंस्टीट्यूट को मिनिमम उरकुंड तो दे ही रखा है। तो उरकुंड में आपकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो डाली जाएगी और चेक होगी कि कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं है। तो 10% से नीचे कॉपी पेस्ट होगा तो चल सकता है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर जाएगा तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट लगाना होता है प्लेगरिज्म का कि ये कहीं कॉपी पेस्ट नहीं है। इसलिए, और दूसरी यूनिवर्सिटी ये भी कहती है कि जिस सॉफ्टवेयर से आपने प्लेगरिज्म को चेक किया है वो
जो सॉफ्टवेयर है उसकी भी एक कॉपी, एक फर्स्ट पेज की कॉपी आप लगाएं जहां पर दिया रहता है कि कितने % कॉपी पेस्ट है। यहां तक बात आपकी पूरी हो गई। अब प्लेगरिज्म की बात भी आ गई। अब थीसिस आपको फाइनल सबमिट करनी है, तो आपने जो काम किया वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि भाई साहब ये जो काम है वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं है। मतलब प्लेगरिज्म से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि देयर इज नो प्लेगरिज्म, मतलब कि कोई सारी चीजें साफ सुथरी हैं, अच्छी हैं। दूसरा, रिसर्च सुपरवाइजर भी एक सर्टिफिकेट देगा कि ये जो काम किया गया है वो मेरे निर्देशन में किया गया है और किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी, किसी भी दूसरा इंस्टीट्यूट या कहीं भी इस काम को प्रेजेंट नहीं किया गया है या पब्लिश नहीं किया गया है। इस तरह का एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हर यूनिवर्सिटी के पास होता है, वो अपना फॉर्मेट होता है और वो आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। आप थीसिस सबमिट आपने कर दी। थीसिस सबमिट करने के बाद 3 एक्सपर्ट, 3 का मतलब एक रिसर्च सुपरवाइजर एक्सपर्ट होता है, 2 एक्सटर्नल एक्सपर्ट होते हैं। तो यूजीसी तो ये कहती है कि एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट तो इंडिया से और एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट अगर हो सके तो आउट ऑफ इंडिया से आप ले सकते हैं। जब 2 एक्सटर्नल एक्सपर्ट, मतलब कि एक रिसर्च सुपरवाइजर ने उसको चेक किया, लेकिन 2 एक्सटर्नल एक्सपर्ट जो थीसिस भेजी गई है जिनको, वो पॉजिटिव रिपोर्ट ना दे दें, मतलब कि उन्होंने कोई करेक्शन नहीं बताए हैं, करेक्शन बताए तो थोड़े बहुत ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है तो फिर आपको एक अल्टरनेटिव जो डिपार्टमेंट है उससे आपको एक एग्जामिनर को फिर आपको थीसिस भेजनी पड़ेगी। अदरवाइज 2 पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर की पॉजिटिव रिपोर्ट होगी तब आपकी पीएचडी वाइवा के लिए आप जा सकेंगे, अदरवाइज आप वापस पीछे आ जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस, मतलब थीसिस सबमिशन से लेकर वाइवा के रिजल्ट होने तक की ये पूरी प्रोसेस में सबसे बड़ी चीज अभी ये की गई है कि पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी के मनमर्जी है, किसी ने 6 महीने, किसी ने 8 महीने, किसी ने साल भर, 1-1, 1.5 साल तक वाइवा नहीं होता था, बल्कि यूजीसी ने बिल्कुल बहुत ही क्लियर कट ये लिखा है कि जिस दिन थीसिस सबमिट हुई है उस दिन से 6 महीने के बीच यूनिवर्सिटी को इवैल्यूएशन का काम और वाइवा का काम, मतलब कि 6 महीने के भीतर ही आपका वाइवा हो जाएगा और वाइवा का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये पूरी के पूरी प्रोसेस है आपके पीएचडी में एडमिशन लेने की, और मुझे लगता है मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से पूरी प्रोसेस को समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा कि और कोई भी ऐसी बात जो इसमें रह गई है। तो आप सब लोग पीएचडी करने के लिए तैयार हो जाइए नए रेगुलेशन के साथ। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।